नमस्कार, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। दुनिया भर में इस समय बहुत तरह के प्रयोग चल रहे हैं और हम भी लगातार नए नए प्रयोग कर रहे हैं। इसी प्रयोग का एक हिस्सा है कि आज करंट न्यूज मैं घर से शूट कर रहा हूं। आप में से तमाम विद्यार्थियों के लगातार हमारे पास मैसेजेस आ रहे हैं। कुछ लोग हमें सराह रहे हैं, कुछ हमसे पूछ रहे हैं, कुछ परेशान हैं कि क्या करें क्या न करें। 2 दिन पहले ही अभी विकास सर ने एक वीडियो बनाया जो घर से ही उन्होंने शूट किया और वो भी एक प्रयोग का हिस्सा था, जिसमें लॉकडाउन के दौरान उसका सदुपयोग कैसे करें लॉकडाउन का, इस पर विस्तृत चर्चा की गई है। तो मुझे उम्मीद है आप में से ज्यादातर विद्यार्थियों ने इसे जरूर देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिए, क्योंकि वो वीडियो अपने आप में एक एनर्जी कैप्सूल की तरह है, मोटिवेशनल वीडियो है। अगर आपके मन में थोड़ी भी निराशा घर कर रही है इस समय, जो कि स्वाभाविक है, तो आप उस वीडियो को देख के उससे बाहर आ सकते हैं। तो उस वीडियो को देखिए भी, शेयर भी कीजिए और हमारे जो तमाम प्रोग्राम्स हैं उनको भी शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हमसे सवाल पूछ रहे हैं जिससे ये लगता है कि अभी तक हमारे वीडियोस की रीच शायद उन तक नहीं है, उन्हें नहीं पता है कि कौन सा प्रोग्राम चल रहा है। तो इन वीडियोस को भी खूब शेयर कीजिए ताकि उन विद्यार्थियों तक भी पहुंचे, और ये भी अपने आप में एक मदद है आपकी तरफ से। तो चलिए इस नए प्रयोग के तहत आज करंट न्यूज की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। देश भर में 3 मई तक बढ़ा लॉकडाउन, 20 अप्रैल से कुछ क्षेत्रों को मिल सकेंगी रियायतें, गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइंस। कोविड-19 के उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी के क्लिनिकल ट्रायल को मिली मंजूरी, इबोला जैसी बीमारियों के लिए किया जा चुका है प्रयोग, बीमारी से ठीक हो चुके व्यक्ति के प्लाज्मा से किया जाता है नए रोगी का इलाज। WHO की फंडिंग पर अमेरिका ने लगाई रोक, वायरस की जानकारी छुपाने का लगा आरोप, WHO में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है अमेरिका। आर्कटिक के ऊपर ओजोन परत में मिला बड़ा छिद्र, विशेषज्ञों ने माना तापमान में कमी का परिणाम, ग्रीनलैंड में बढ़ सकता है सनबर्न का खतरा। और दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर कोविड-19 का असर, सरकारें कर रही हैं कई रणनीतियों पर विचार, हेलीकॉप्टर मनी की रणनीति चर्चा में। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन 2.0 की घोषणा की। इसके साथ ही देश भर में लॉकडाउन की अवधि 3 मई तक हो गई है, यानी 3 मई तक बढ़ा दिया गया है लॉकडाउन। प्रधानमंत्री ने कहा कि 20 अप्रैल तक हर कस्बे, थाने और राज्य के स्तर पर परखा जाएगा कि लॉकडाउन का पालन हुआ है या फिर नहीं। जिन क्षेत्रों में लॉकडाउन का पालन सख्ती से हुआ होगा और वहां पर संक्रमण का हॉटस्पॉट नहीं बना होगा और बनने की संभावना कम होगी, ऐसे क्षेत्रों में 20 अप्रैल से आवश्यक गतिविधियों की इजाजत दी जाएगी। यह इजाजत सशर्त होगी। यहाँ पर लॉकडाउन के नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा। नियमों का सख्ती से पालन न होने पर ये राहतें वापस ले ली जाएंगी। इस संबंध में प्रधानमंत्री ने गृह मंत्रालय द्वारा 15 अप्रैल को गाइडलाइंस जारी करने की बात कही थी। आइए आपको इन गाइडलाइंस से रूबरू कराते हैं। पहले हम उन गतिविधियों की सूची पर बात करेंगे जिन पर 3 मई तक प्रतिबंध है। सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं बंद रहेंगी। केवल मेडिकल और सुरक्षा कारणों के चलते ही यात्रा की इजाजत होगी। सभी बसें, मेट्रो रेल सर्विस प्रतिबंधित रहेंगी। केवल सुरक्षा कारणों को छोड़कर सभी यात्री ट्रेनें बंद रहेंगी। एक जिले से दूसरे जिले में और एक राज्य से दूसरे राज्य में लोगों के जाने पर प्रतिबंध जारी रहेगा। इसमें मेडिकल कारण और जिन गतिविधियों की इजाज़त इन गाइडलाइंस में दी गई हैं, उनके लिए छूट दी जाएगी। सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। सभी औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियां बंद रहेंगी, केवल उन्हें छोड़कर जिन्हें गाइडलाइंस में इजाज़त दी गई है। हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज प्रतिबंधित रहेंगी, केवल उन्हें छोड़कर जिन्हें गाइडलाइंस में इजाज़त दी गई है। ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा, टैक्सी और कैब सर्विसेज प्रतिबंधित रहेंगी। सभी सिनेमा हॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, स्विमिंग पूल, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली और ऐसी जगहें बंद रहेंगी। सभी राजनीतिक, सामाजिक, खेल, मनोरंजन, धार्मिक और ऐसी ही गैदरिंग प्रतिबंधित रहेगी। सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल जनता के लिए बंद रहेंगे। धार्मिक स्थानों पर होने वाली भीड़ कड़ाई से प्रतिबंधित रहेगी। शव यात्रा के मामलों में 20 से ज्यादा लोगों को एकत्रित होने की अनुमति नहीं होगी। अब उन गतिविधियों पर बात करते हैं जो 20 अप्रैल के बाद कुछ क्षेत्रों में शुरू होंगी। सभी स्वास्थ्य सेवाएं जारी रहेंगी, इनमें आयुष शामिल है। कृषि और बागवानी से संबंधित सभी गतिविधियां चालू रहेंगी।
फिशिंग या एक्वाकल्चर इंडस्ट्री चालू होगी। 50% कामगारों के साथ चाय, कॉफी और रबर प्लांटेशन की गतिविधियां शुरू होंगी। 50% कामगारों के साथ चाय, कॉफी, रबर और काजू की पैकेजिंग, प्रोसेसिंग, सेल और मार्केटिंग शुरू की जा सकेगी। मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट्स द्वारा मिल्क प्रोडक्ट्स का कलेक्शन, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और मिल्क की सेल शुरू की जा सकेगी। इसमें ट्रांसपोर्ट और सप्लाई चेन शामिल है। एनिमल हस्बेंड्री और लाइव स्टॉक फार्मिंग से संबंधित गतिविधियां शुरू की जा सकेंगी। जानवरों के खाने से संबंधित फीड स्टॉक शुरू होंगे। एनिमल शेल्टर होम्स जिनमें गौशालाएं भी शामिल हैं, उन्हें शुरू किया जा सकेगा। आरबीआई और इसके द्वारा रेगुलेट होने वाले वित्त बाजार, सेबी और इंश्योरेंस कंपनियां अपने काम शुरू कर सकती हैं। इसके अलावा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को नेशनल डायरेक्टिव्स लागू करवाने होंगे। ये डायरेक्टिव्स इस तरह हैं। सभी सार्वजनिक स्थलों, कार्यस्थलों पर फेस कवर करना कंपलसरी कर दिया गया है। सार्वजनिक स्थलों, कार्यस्थलों और परिवहन के दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। सार्वजनिक स्थलों पर थूकना जुर्माने सहित दंडनीय होगा। शराब, गुटखा, तंबाकू आदि की बिक्री पर कड़ा प्रतिबंध रहेगा। कार्यस्थलों के संबंध में डायरेक्टिव्स पर बात करें तो सभी कार्यस्थलों पर टेम्परेचर स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर्स की व्यवस्था करनी होगी। कार्यस्थलों पर शिफ्ट्स में 1 घंटे का अंतराल रखना होगा। शिफ्ट्स के बीच में वर्क प्लेस को सैनिटाइज करवाना होगा। ज्यादा लोगों वाली मीटिंग्स प्रतिबंधित रहेंगी। 65 साल से अधिक उम्र के लोग और 5 साल से कम उम्र के बच्चों के माता पिता को वर्क फ्रॉम होम के लिए प्रेरित किया जाएगा। ऐसे ही कई और डायरेक्टिव्स दिए गए हैं। इनके अलावा लॉकडाउन के उल्लंघन पर आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से लेकर 60 तक अपराध के लिए सजा और जुर्माने पर चर्चा की गई है। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। कोविड-19 के फैलाव के मद्देनजर सरकार ने राज्यों के जिलों को जोन में बांट दिया है। जिलों को ग्रीन, रेड, ऑरेंज जैसे जोन में बांटा गया है। ऐसे जिले जहां एक भी मामला नहीं आया है, एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया है, उन्हें ग्रीन जोन के तहत रखा गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश के 377 जिलों को हॉटस्पॉट और नॉन हॉटस्पॉट और 353 जिलों को ग्रीन जोन के तहत रखा गया है। 377 में से 170 ऐसे जिले हैं जहां कोविड-19 के ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, उन्हें हॉटस्पॉट या रेड जोन कहा गया है। शेष 207 ऐसे जिले हैं जहां कोविड-19 के मामलों की संख्या सीमित है, इन्हें नॉन हॉटस्पॉट का नाम दिया गया है। तमिलनाडु में 22, महाराष्ट्र में 14, आंध्र प्रदेश में 11 और राजस्थान में 12 जिलों को हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। रेड जोन वाले 170 जिलों में से 123 में कोरोना वायरस का ज्यादा प्रकोप है, जबकि 47 क्लस्टर वाले जिले हैं। ऐसे जिलों को क्लस्टर कहा गया है जहां कोरोना मरीजों की संख्या 15 से कम है। सरकार के मुताबिक अगर हॉटस्पॉट जिलों में अगले 14 दिनों तक कोई मामला दर्ज नहीं होता तो उन्हें ऑरेंज जोन माना जाएगा। इसी तरह अगर 28 दिनों तक कोई मामला प्रकाश में नहीं आता तो उन्हें ग्रीन जोन घोषित कर दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों को ऐसे क्षेत्रों की पहचान करने के निर्देश भी जारी किए हैं। पीएम केयर्स फंड एक बार फिर से चर्चा में है। दरअसल कॉरपोरेट मंत्रालय द्वारा जारी एक सर्कुलर में कहा गया है कि पीएम केयर्स फंड में जो भी डोनेशंस दिए जा रहे हैं वो सीएसआर यानी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत डोनेशंस माने जाएंगे। जबकि चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड या स्टेट रिलीफ फंड फॉर कोविड-19 में दिए गए डोनेशंस को सीएसआर के तहत नहीं माना जाएगा। सर्कुलर के मुताबिक सीएम्स रिलीफ फंड कंपनीज एक्ट 2013 की अनुसूची 7 में शामिल नहीं है, इसलिए इसमें दिए गए डोनेशंस सीएसआर में कंसीडर नहीं किए जाते। अनुसूची 7 में उन गतिविधियों की चर्चा है जिन्हें सीएसआर के तहत माना जाता है। आपको बता दें कि सीएसआर के जरिए कंपनियों की सामाजिक जिम्मेदारी तय की जाती है। भारत में सीएसआर की अवधारणा कंपनीज एक्ट 2013 की धारा 135 से शासित होती है। 1 अप्रैल 2014 से भारत में सीएसआर को अनिवार्य किया गया था। इधर सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक ताजा फैसले में कहा है कि राज्यपाल को अगर ऐसा लगे कि राज्य सरकार अपना बहुमत खो चुकी है तो वो किसी भी वक्त फ्लोर टेस्ट के लिए आदेश दे सकता है। हालांकि राज्यपाल का ऐसा कोई भी निर्णय न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे में आएगा। न्यायिक पुनरावलोकन यह आश्वस्त करेगा कि कहीं राज्यपाल का निर्णय राज्य की सरकार को डी-स्टेबलाइज करने के उद्देश्य से तो नहीं है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में राज्यपाल ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार को फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया था और इसके लिए विधानसभा की बैठक बुलाई गई थी। इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि क्या यह राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में है। याचिका में कहा गया था कि राज्यपाल केवल विधानसभा चुनाव के बाद सरकार बनाने के लिए
फ्लोर टेस्ट का आदेश दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि अनुच्छेद 174 में राज्यपाल को यह अधिकार मिला है कि वह विधानसभा का सत्र बुला सकता है और सत्रावसान करा सकता है। हालांकि सामान्य परिस्थितियों में वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर ऐसा करता है, लेकिन अगर राज्यपाल को यह लगे कि मंत्रिपरिषद विधानसभा में अपना विश्वास खो चुकी है तो इस परिस्थिति में स्वविवेक से भी राज्यपाल विधानसभा की बैठक बुला सकता है। आर्थिक संकट से निपटने के लिए निवेश एवं विकास पर कैबिनेट समिति और रोजगार एवं कौशल निर्माण पर कैबिनेट समिति की शक्तियों में विस्तार किया गया है। ऐसा कोविड-19 की वजह से बेरोजगारी दर में बढ़ोतरी, निर्यात में कमी और विकास दर में गिरावट की वजह से किया गया है। इसके तहत कैबिनेट सचिवालय ने इन दोनों समितियों के व्यावसायिक नियमों में संशोधन किया है। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य इन दोनों समितियों के कार्यों को व्यापक बनाना है, जिससे कि उन्हें निर्णय लेने में आसानी हो सके। दरअसल ये दोनों समितियां बेरोजगारी की समस्या और आर्थिक विकास को ध्यान में रखकर 5 जून 2019 को बनाई गई थीं। आपको बता दें कि कैबिनेट समिति का जिक्र संविधान में नहीं मिलता। ये संविधानेतर निकाय होती हैं जिन्हें प्रधानमंत्री भारत सरकार के ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961 के तहत गठित करता है। ये समितियां दो प्रकार की होती हैं, स्टैंडिंग कमेटी या फिर स्थायी समिति और एडहॉक कमेटी या फिर तदर्थ समिति। स्टैंडिंग समितियां स्थायी प्रकृति की होती हैं, जबकि एडहॉक समिति का गठन समय समय पर खास समस्याओं को सुलझाने के लिए किया जाता है और प्रयोजन पूरा होते ही यह समाप्त हो जाती हैं। इन समितियों के सदस्य सामान्यतः कैबिनेट मंत्री ही होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अन्य मंत्री इसके सदस्य नहीं बन सकते। वर्तमान में कुल 8 स्टैंडिंग कैबिनेट समितियां हैं। इन समितियों में से राजनीतिक मामलों की समिति को सुपर कैबिनेट भी कहते हैं, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। हाल ही में ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कोविड-19 के इलाज के लिए कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी के क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल को मंजूरी दी है। इसके लिए केरल को क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी दी गई है। हालांकि उपचार के ट्रायल को शुरू करने से पहले ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया और इंस्टीट्यूशनल एथिक्स समिति की मंजूरी भी जरूरी है। वैसे आपको बता दें कि प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा उपचार कोई नया प्रयोग नहीं है। इससे पहले भी इबोला, H1N1 और सार्स जैसी बीमारियों के लिए ऐसा किया जा चुका है। दरअसल कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी के अंतर्गत किसी बीमारी के संक्रमण से ठीक हो चुके व्यक्ति के रक्त प्लाज्मा से दूसरे संक्रमित लोगों का इलाज किया जाता है। इसमें संक्रमण से ठीक हुए रोगी के प्लाज्मा को उसी बीमारी से संक्रमित किसी दूसरे व्यक्ति के अंदर डालते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि स्वस्थ रोगी के प्लाज्मा में उस बीमारी के एंटीजन से लड़ने वाले एंटीबॉडी मौजूद होते हैं, इसलिए दूसरे रोगी के शरीर में प्लाज्मा डालने पर इसमें मौजूद एंटीबॉडी तुरंत एंटीजन की पहचान करके सक्रिय हो जाते हैं। इस तरीके को पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। रक्त के 4 प्रमुख घटक प्लाज्मा, RBC यानी लाल रक्त कणिकाएं, WBC यानी श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स होते हैं। प्लाज्मा की बात करें तो यह पानी, शुगर, वसा, प्रोटीन और लवण के मिश्रण के रूप में रक्त का तरल घटक होता है। इसका मुख्य काम शरीर में रक्त कणिकाओं, पोषक तत्वों, एंटीबॉडी, हार्मोन आदि का पूरे शरीर में परिवहन करना है। एंटीबॉडी एक इम्यूनोग्लोबुलिन यानी एक विशेष प्रतिरक्षा प्रोटीन है जो शरीर में किसी एंटीजन के प्रवेश करने पर उत्पन्न होता है। इसका उत्पादन प्रतिरक्षा प्रणाली का एक प्रमुख कार्य होता है। बी लिम्फोसाइट या बी सेल नामक एक प्रकार के WBC द्वारा एंटीबॉडी का उत्पादन किया जाता है। बीते दिनों ICMR ने एक एडवाइजरी जारी की। इस एडवाइजरी के मुताबिक देश भर के सभी लेबोरेटरीज में कोविड-19 के परीक्षण के लिए पूल्ड टेस्टिंग की बात की गई है। ICMR का मानना है कि कोविड-19 के जो टेस्ट हो रहे हैं भारत में, उनमें पॉजिटिव केसेस का परसेंटेज काफी कम है। इसलिए पूल्ड टेस्टिंग के द्वारा कोविड-19 के परीक्षणों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है। हालांकि ICMR ने अपनी गाइडलाइंस में यह भी कहा है कि 5 से अधिक लोगों के सैंपल्स को एक साथ नहीं मिलाया जाएगा और जिन स्थानों पर कोविड-19 परीक्षण में पॉजिटिव लोगों की प्रतिशतता 5% से ज्यादा है, वहां पूल्ड टेस्टिंग नहीं की जाएगी। पूल टेस्टिंग में कई व्यक्तियों के सैंपल्स को एक साथ एक ट्यूब में लेकर PCR यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन परीक्षण के जरिए जांच की जाती है। यदि इस परीक्षण का परिणाम पॉजिटिव आता है तो उन सभी के सैंपल्स का अलग अलग फिर से परीक्षण किया जाता है, जिसे पूल डीकॉन्वोल्यूशन कहा जाता है। पर यदि कोई पॉजिटिव परिणाम नहीं आता तो पूल्ड सैंपल्स में सभी व्यक्तिगत सैंपल्स को नेगेटिव माना जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप
लागत और समय की बचत होती है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने WHO को अमेरिका की तरफ से दिए जाने वाले फंड पर रोक लगाने की घोषणा की है। ट्रंप ने कहा कि जब वायरस चीन में फैला तब WHO ने इसे छिपाने की कोशिश की। ट्रंप ने कहा कि WHO अपनी बेसिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में नाकाम रहा है। WHO को इसके लिए जवाबदेह होना चाहिए। आपको बता दें कि संयुक्त राज्य अमेरिका WHO का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है, जिसने 2019 में $400 मिलियन से अधिक का योगदान दिया। यह योगदान WHO के बजट का लगभग 15% है। ट्रंप के ऐलान पर अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने इसे एक खतरनाक कदम बताया, जिससे कोविड-19 को हराना आसान नहीं होगा, और डोनाल्ड ट्रंप को पुनर्विचार करने की सलाह दी। ऐसे समय में जब WHO इस महामारी से निपटने के लिए $1 बिलियन से ज्यादा फंड की अपील कर रहा है, यह फैसला मुश्किलें पैदा कर सकता है। गौरतलब है कि ट्रंप की अगुवाई में अमेरिका UN मानवाधिकार परिषद, UN सांस्कृतिक एजेंसी यूनेस्को, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पेरिस समझौता और ईरान परमाणु समझौते से बाहर हुआ है। इसके अलावा 2017 में UN पॉपुलेशन फंड और 2018 में फिलिस्तीन शरणार्थियों की मदद के लिए काम करने वाली एजेंसी की फंडिंग में कटौती की गई थी। OPCW के इंफॉर्मेशन एंड आइडेंटिफिकेशन टीम यानी IIT ने एक रिपोर्ट दी है, जिसके मुताबिक 2017 में सीरिया के शहर में जो रासायनिक हमले हुए उसके लिए सीरियन एयरफोर्स को जिम्मेदार बताया गया है। हालांकि OPCW के डायरेक्टर जनरल ने कहा है कि IIT कोई अर्धन्यायिक या फिर न्यायिक निकाय नहीं है। इसका कार्य केवल अपनी छानबीन की रिपोर्ट को रखना है। आगे का निर्णय प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे कि संयुक्त राष्ट्र या OPCW की कार्यकारी समिति लेगी। OPCW यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स की स्थापना केमिकल वेपन कन्वेंशन के तहत की गई थी। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग शहर में स्थित है। यह दुनिया का पहला मल्टीलैटरल डिसआर्मामेंट एग्रीमेंट है। इसका उद्देश्य एक निश्चित समय सीमा के अंदर सभी मास डिस्ट्रक्शन वाले हथियारों को हटाना है। OPCW की संरचना की बात करें तो इसमें भारत समेत कुल 193 सदस्य देश हैं। हालांकि संयुक्त राष्ट्र के 4 सदस्य देश उत्तरी कोरिया, दक्षिणी सूडान, इजराइल और मिस्र इसके सदस्य नहीं हैं। 1997 में हुए केमिकल वेपन कन्वेंशन के बाद से लगभग 97% रासायनिक हथियारों को OPCW की निगरानी में हटाया जा चुका है। इस आधार पर देखें तो यह डिसआर्मामेंट कन्वेंशन सफल रहा है। OPCW को 2013 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है। बीते दिनों अमेरिका ने भारत को मिसाइल और टॉर्पीडो बेचने का मन बनाया है। इस डील के सफल होने से भारत की रक्षा तैयारियों को मजबूती मिलेगी। खबरों के मुताबिक दोनों देश आने वाले दिनों में $92 मिलियन और $63 मिलियन की 2 डील करने जा रहे हैं। इनमें से एक डील के तहत अमेरिका भारत को लगभग $92 मिलियन की लागत वाली 10 AGM-84L हार्पून ब्लॉक 2 एयर लॉन्च्ड मिसाइल और उससे जुड़े दूसरे उपकरण भी देगा, जबकि दूसरी डील $63 मिलियन की होगी, जिसके जरिए अमेरिका भारत को कम वजन वाले 16 MK-54 टॉर्पीडो और उससे जुड़े उपकरण बेचेगा। इससे भारत की एंटी सबमरीन यानी पनडुब्बी रोधी युद्धक क्षमताओं को खासी मजबूती मिलेगी। इन्हें P-8I एयरक्राफ्ट के साथ भी उपयोग में लाया जा सकेगा। बोइंग P-8 एयरक्राफ्ट को लंबी दूरी के एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी सरफेस वॉरफेयर और सूचना एवं निगरानी के लिए तैयार किया गया है। इसके भारतीय संस्करण को P-8I यानी पोसेडन 8 इंडिया भी कहा जाता है। अभी फिलहाल भारत के पास ऐसे 8 एयरक्राफ्ट हैं। आइए अब कुछ बातें MK-54 टॉर्पीडो के बारे में जानते हैं। इस टॉर्पीडो को लाइट वेट हाइब्रिड टॉर्पीडो के नाम से भी जाना जाता है। बेहद विस्फोटक किस्म के इन टॉर्पीडोज को अमेरिका सतही जहाज़ों, फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर में उपयोग करता है। टॉर्पीडो सेल्फ प्रोपेल्ड यानी अपने आप चलने वाली अंडर वाटर मिसाइल होती हैं। इन्हें किसी पनडुब्बी, सतही जहाज या एरोप्लेन से लॉन्च किया जाता है। अगर हार्पून मिसाइल की बात करें तो बोइंग के मुताबिक इसे सबसे पहले 1983 में अमेरिकी नौसेना के लिए विकसित किया गया था। हार्पून सभी मौसमों में काम में लाए जाने वाले एंटी शिप मिसाइल सिस्टम्स होते हैं। हाल ही में आर्कटिक के ऊपर ओजोन परत में अब तक का सबसे बड़ा ओजोन छिद्र दिखा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि वातावरण के तापमान में आई कमी की वजह से यह छिद्र सामने आया है और अगले कुछ सप्ताह में इसे लुप्त हो जाना चाहिए।
दरअसल उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों में कम तापमान ने एक असामान्य सा स्थिर पोलर वॉर्टेक्स निर्मित कर दिया है, जो कि वातावरण में पहले से मौजूद क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ मिलकर ओजोन छिद्र को बढ़ा रहा है। हालांकि विशेषज्ञों ने इस छिद्र की वजह से मनुष्यों को अभी कोई भी संभावित खतरा नहीं बताया है। फिर भी अगर यह छिद्र दक्षिण की तरफ बढ़ता है तो दक्षिणी ग्रीनलैंड में लोगों के लिए सनबर्न का खतरा बढ़ जाएगा। आपको बता दें कि पोलर वर्टेक्स पृथ्वी के दोनों ध्रुवों के आसपास कम दबाव और ठंडी हवा का एक बड़ा क्षेत्र होता है। यह हमेशा ध्रुव के पास ही मौजूद होता है, जो कि गर्मियों में कमजोर और सर्दियों में मजबूत हो जाता है। वर्टेक्स शब्द का संबंध हवा के काउंटर क्लॉकवाइज प्रवाह से होता है। इससे ठंडी हवा ध्रुवों के पास बनी रहती है, परंतु उत्तरी गोलार्ध में सर्दियों के दौरान कई बार पोलर वर्टेक्स का उत्तरी ध्रुव से सुदूर दक्षिण तक विस्तार हो जाता है। इसकी वजह से ठंडी हवाएं जेट स्ट्रीम के साथ दक्षिण की ओर फैल जाती हैं। ओजोन परत में छिद्र पिछले कई दशकों से परेशानी का कारण बना हुआ है। इन्हीं वजहों से ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों के प्रयोग को रोकने के लिए 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अपनाया गया। इसके बाद इन रसायनों की मात्रा में काफ़ी कमी आई, जिसके अच्छे परिणाम हाल के दिनों में अंटार्कटिक क्षेत्रों में ओजोन छिद्र के विस्तार में आई कमी से आंके जा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में वैज्ञानिकों ने शोध के जरिए पता लगाया है कि महाद्वीप पर इस बार की गर्मी से ग्रेट बैरियर रीफ की सीमाओं से दूर के हिस्सों में कोरल ब्लीचिंग अधिक हुई है। साथ ही कोरल सी मरीन पार्क को भी एक्सट्रीम ब्लीचिंग का सामना करना पड़ा है। कोरल सी मरीन पार्क ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड के तट पर स्थित है। यह दुनिया के सबसे बड़े मरीन पार्क्स में से एक है। इसे ऑस्ट्रेलिया में नेशनल पार्क का दर्जा प्राप्त है। आपको बता दें कि जब कोरल्स पर ताप, प्रकाश और पोषण जैसी स्थितियों में बदलाव के कारण दबाव पड़ता है तो कोरल जूजेंथले इस शैवाल के साथ सहजीविता यानी सिम्बायोटिक रिलेशन को खत्म कर देते हैं। इससे ये सफ़ेद रंग में तब्दील हो जाते हैं। यह घटना कोरल ब्लीचिंग कहलाती है। कोरल ब्लीचिंग के लिए जिम्मेदार कारकों में महासागरों के तापमान में वृद्धि, प्रदूषित अपशिष्टों का महासागरों में बहाया जाना, सनलाइट का अधिक एक्सपोजर और एक्सट्रीम लो टाइड्स शामिल हैं। कोविड-19 के प्रभाव के चलते दुनिया भर में अर्थव्यवस्थाएं बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं। इस बीच आईएमएफ ने वैश्विक विकास दर को न्यूनतम आंका है। दुनिया भर की सरकारें इस समय कोविड-19 से अर्थव्यवस्थाओं को बचाने के लिए कई तरह की रणनीतियों पर विचार कर रही हैं। इन्हीं में से एक रणनीति है हेलीकॉप्टर मनी, जो इस समय खासा चर्चा में है। दरअसल भारत में तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने आरबीआई को इस रणनीति को अपनाने का सुझाव दिया है। हेलीकॉप्टर मनी का मोटे तौर पर मतलब है कि केंद्रीय बैंक द्वारा सरकार को दिया गया वो पैसा जो सरकार को बैंक को वापस नहीं लौटाना पड़ता। इसमें लोगों को पैसा खर्च करने के लिए उत्साहित किया जाता है, जिससे इकोनॉमी को बूस्ट मिले। हेलीकॉप्टर मनी मॉनेटरी पॉलिसी का अपरंपरागत तरीका है, जिसमें गिरती हुई अर्थव्यवस्था को ट्रैक पर लाने की कोशिश की जाती है। इस नीति के तहत केंद्रीय बैंक ज्यादा कैश प्रिंट करता है, जिसे सरकारों के जरिए लोगों तक पहुंचाया जाता है, जिससे डिमांड बढ़े। इस शब्द का प्रयोग अमेरिकी अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन ने किया था। इसका शाब्दिक अर्थ होता है हेलीकॉप्टर द्वारा आसमान से पैसे गिराना। हाल ही में एडीबी ने भारत को कोविड-19 महामारी से बचने के लिए $2.2 बिलियन की मदद की पेशकश की है। भरोसा दिया है कि वो $2.2 बिलियन भारत को मुहैया कराएगा। साथ ही एडीबी ने यह भी कहा है कि भविष्य में भी इस महामारी के खिलाफ वो भारत की मदद करने के लिए तत्पर रहेगा। इस राशि का इस्तेमाल भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र के साथ साथ महामारी से प्रभावित गरीब और अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों की सहायता के लिए किया जाएगा। आपको बता दें कि एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। इसकी स्थापना 1966 में की गई थी और इसका मुख्यालय फिलीपींस के मनीला में है। एडीबी में कुल 68 सदस्य देश हैं, जिनमें से 49 एशिया प्रशांत क्षेत्र के देश हैं। भारत एडीबी का फाउंडिंग मेंबर है और जापान, अमेरिका और चीन के बाद एडीबी का चौथा सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। एडीबी हर साल एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है। इस साल एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2020 व्हाट ड्राइव्स इनोवेशन इन एशिया शीर्षक के साथ जारी किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत अमेरिका के साथ एक डॉलर विनिमय समझौता यानी डॉलर स्वैप एग्रीमेंट पर सहमति बनाने की कोशिश कर रहा है। कोविड-19 के चलते किसी भी आर्थिक अनिश्चितता से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है।
द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय समझौता निश्चित विनिमय दर पर दी जाने वाली एक तरह की क्रेडिट लाइन है। विनिमय समझौते में अमेरिकी फेडरल रिजर्व विदेशी केंद्रीय बैंक को डॉलर मुहैया कराता है। विदेशी केंद्रीय बैंक उस समय की बाजार विनिमय दर के आधार पर अमेरिकी फेडरल रिजर्व को प्राप्त हुए डॉलर के बराबर अपनी करेंसी देता है। इसके साथ ही दोनों पक्ष एक तय वक्त के बाद उसी विनिमय दर के आधार पर फिर से यह मुद्रा वापस करने के लिए एक समझौता करते हैं। इस तरह के विनिमय में कोई बाजार जोखिम नहीं होता क्योंकि इसकी शर्तें पहले से निर्धारित होती हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भारत जापान के साथ $75 बिलियन के द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय लाइन समझौते पर दस्तखत कर चुका है। यह समझौता भारत को किसी भी समय इस मुद्रा भंडार का उपयोग करने की सुविधा प्रदान करता है ताकि भुगतान संतुलन या अल्पकालिक तरलता का एक उचित स्तर बनाए रखा जा सके। विदेशी मुद्रा भंडार राष्ट्रीय मुद्रा में गिरावट या अस्थिरता को दूर करने में केंद्रीय बैंक की सहायता करता है। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 और फेमा यानी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के तहत विनियमित किया जाता है। बीते दिनों सेबी ने एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को निवेश के लिए दिए जाने वाले कैटेगरी 1 लाइसेंस के नियमों में बदलाव किए। पहले एफएटीएफ के सदस्य देश ही इस कैटेगरी के अंतर्गत कैटेगरी 1 लाइसेंस के अंतर्गत निवेश कर सकते थे, पर अब नए बदलाव के मुताबिक भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट नॉन एफएटीएफ देश भी कैटेगरी 1 लाइसेंस के पंजीकरण के लिए क्वालिफाइड होगा। सेबी का यह कदम स्टॉक्स में विदेशी निवेश को बढ़ाने में मदद करेगा। भारत में एफपीआई 2 कैटेगरी में निवेश करते हैं, जिनमें से लगभग 80% एफपीआई को कैटेगरी 1 के अंतर्गत रखा जाता है। कैटेगरी 1 का हिस्सा होने का मतलब है कि निवेशक के लिए केवाईसी यानी नो योर कस्टमर मानदंड सरल होंगे, साथ ही निवेश पर प्रतिबंध कम होंगे। आपको बता दें कि एफएटीएफ यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्त पोषण की गतिविधियों को रोकने के लिए नियम बनाता है और इसकी निगरानी भी करता है। इसमें कुल 39 सदस्य हैं, जिनमें भारत सहित 37 देश और 2 क्षेत्रीय ऑर्गेनाइजेशंस शामिल हैं। इसकी स्थापना 1989 में पेरिस के G7 समिट के दौरान की गई थी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए और हर बुलेटिन के अंत में जैसा कि हमारी रवायत है, चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर नजर। बीते 9 अप्रैल को आईसीसीआर यानी इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस के 70 वर्ष पूरे हुए। आईसीसीआर की स्थापना भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 9 अप्रैल 1950 को की थी। यह भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय है। इसका मकसद भारत का अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक संबंधों से संबंधित नीतियों के निर्माण और उन्हें लागू करने में सक्रिय भूमिका निभाना है, जिससे कि अन्य देशों के साथ भारत के सांस्कृतिक संबंध और आपसी समझ मजबूत हो सके। बीते दिनों SCTIMST के वैज्ञानिकों ने संक्रमित रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस के सुरक्षित प्रबंधन के लिए एक अत्यधिक कुशल सुपर एब्जॉर्बेंट मटेरियल विकसित किया है। इसे चित्रा एक्रिलोजॉर्ब सिक्रीशन सॉलिडिफिकेशन सिस्टम नाम दिया गया है। आपको बता दें कि SCTIMST यानी श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान है। CDAC यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने कोविड-19 रोगियों के मूवमेंट पर नजर रखने के लिए एक डेटा साइंस आधारित उपकरण तैयार किया है। इस सिस्टम को नाडी यानी नेशनल एनालिटिकल प्लेटफॉर्म फॉर डीलिंग विद इंटेलिजेंट ट्रेसिंग, ट्रैकिंग एंड कंटेनमेंट नाम दिया गया है। CDAC ने नाडी को समहार यानी सुपर कंप्यूटर यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, हेल्थ केयर एनालिटिक्स बेस्ड रिसर्च कोविड-19 प्रोजेक्ट के तहत बनाया है। हाल ही में बीमा नियामक IRDAI ने बैंकों के विलय के बाद बने 4 बैंकों पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक को बैंक एश्योरेंस पर छूट दी है। इसके मुताबिक इन 4 बैंकों में मिलाए गए अन्य 6 बैंकों की IRDAI से जो बैंक एश्योरेंस सहमति हुई थी वो अगले 1 साल के लिए मान्य रहेगी। हालांकि IRDAI ने स्पष्ट कहा है कि इसके अंतर्गत केवल इन बैंकों द्वारा विलय से पहले की गई बैंक एश्योरेंस एग्रीमेंट ही शामिल है। आपको बता दें कि बैंक एश्योरेंस के तहत बैंकिंग संस्थाएं एश्योरेंस कंपनियों की प्रोडक्ट या सेवाओं की पहुंच अपने बैंक के ग्राहक तक बढ़ाती हैं।
बीते 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस के मौके पर एक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार यानी वेब के जरिए सेमिनार का आयोजन किया गया। इसका आयोजन आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद द्वारा किया गया। आयोजन में होम्योपैथिक चिकित्सकों के लिए टेली मेडिसिन दिशा निर्देश भी स्वीकृत किए गए। आपको बता दें कि विश्व होम्योपैथी दिवस को होम्योपैथी के संस्थापक सैमुअल हैनमैन के जन्मदिवस पर उन्हें सम्मान देने हेतु मनाया जाता है। पहली बार जम्मू कश्मीर प्रशासन ने लंबे समय से चली आ रही दरबार मूव परंपरा को रोकने का निश्चय किया है। माना जाता है कि इसकी शुरुआत 1872 में हुई थी। इसके तहत जम्मू कश्मीर के सचिवालय और राजधानी को गर्मियों में जम्मू से श्रीनगर शिफ्ट कर दिया जाता है और ठंड आने पर सचिवालय वापस श्रीनगर से जम्मू शिफ्ट होता है। बीते दिनों दिल्ली सरकार ने ऑपरेशन शील्ड की घोषणा की। इसके तहत कोविड-19 से प्रभावित दिल्ली के हाई रिस्क एरिया में बड़े पैमाने पर सैनिटाइजेशन किया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बताया कि ऑपरेशन शील्ड में जापान की 10 उन्नत तकनीक की मशीनें और दिल्ली जल बोर्ड की 50 मशीनें सैनिटाइजेशन के लिए उपयोग में लाई जाएंगी। बीते दिनों आईसीएमआर ने अपने अध्ययन में खुलासा किया कि 2 भारतीय चमगादड़ प्रजातियों में कोरोना वायरस की उपस्थिति पाई गई है। हालांकि अभी ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं है जो यह दावा कर सके कि चमगादड़ की इन प्रजातियों में उपस्थित कोरोना वायरस इंसानों में बीमारी फैलने का कारण बन सकते हैं। चमगादड़ बहुत से वायरस के लिए प्राकृतिक रिजर्वायर माने जाते हैं, जिनमें से कुछ वायरस तो इंसानों में बीमारी फैला सकते हैं। दरअसल एक अनुमान है कि कोविड-19 बीमारी का कोरोना वायरस भी चमगादड़ से ही इंसानों में फैला है। बीते दिनों आंध्र प्रदेश सरकार ने फार्म गेट प्रणाली की शुरुआत की। इसके अंतर्गत सरकार ग्रामीण स्तर पर किसानों के घर से सीधे धान खरीदेगी। पहली बार ऐसा हो रहा है जब धान की खरीद सीधे ग्रामीण स्तर पर की जा रही है। इससे किसानों को अपनी उपज खरीद केंद्रों तक ले जाने की जरूरत नहीं रहेगी और बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो जाएगी। हाल ही में केंद्र ने सभी सरकारी या निजी प्रयोगशालाओं के लिए कोविड-19 के परीक्षण हेतु आईडीएसपी यानी एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम से अनुमति लेने के नियम को रद्द कर दिया है। दरअसल नियम के मुताबिक डॉक्टर को प्रत्येक रोगी और परीक्षण के लिए आईडीएसपी में एक फॉर्म जमा करना पड़ता था, जिसके अनुमोदन में काफी समय लगता था। आईडीएसपी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की एक इकाई है। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।